नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि सीमन का वॉल्यूम मेजर करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो नेक्स्ट चीज़ है सीमन एनालिसिस में वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें किस तरह से इसको ट्रीट करना चाहिए। तो सबसे पहले है विस्कोसिटी होती क्या है। जो सीमन होता है वो एक इनिशियली बहुत थिक सा सब्सटेंस होता है, तो इसकी जो थिकनेस या इसकी जो स्टिकीनेस होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो इनिशियली जब इजैकुलेट होता है तो सीमन काफ़ी थिक होता है, परंतु टाइम के साथ में थोड़ी देर में वो लिक्विफाई हो जाता है। अगर वो लिक्विफाई नहीं होता है, वो थिन नहीं, लिक्विफाई मतलब वो थिन हो जाता है थोड़ी देर बाद। अगर वो उतना ही थिक रहे और थिन ना हो तो इसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। हाँ, अब है इसको विस्कोसिटी को हम मेजर कैसे करेंगे। थिकनेस को हम विस्कोसिटी कहते हैं, तो इस विस्कोसिटी को मेजर कैसे करें। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए एक तो होता है स्ट्रिंग टेस्ट। तो कोई भी एक ड्रॉपर लेके या कोई एक पिपेट लेके जब हम उसको जो कंटेनर में सीमन है उससे उसको पिक करते हैं, तो अगर वो जो थ्रेड का लेंथ है अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। एक और जो दूसरी चीज़ होती है वो टाइम बेस्ड ऑब्जर्वेशन में, हमने सीमन को लिया और रख लिया कंटेनर में, हम ऑब्जर्व करते हैं कि कितने टाइम में वो लिक्विफाई हो गया, मतलब कितने टाइम में वो थिन हो गया है। तो ये टाइम आइडियली 30 to 60 मिनट्स तक ही होना चाहिए। अगर ये टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको थिन होने में तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। और WHO की भी गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंग, ये है कि हमें विजिबली देखने में सीमन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और उसका लिक्विफेक्शन जो टाइम है वो 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन सिमाइनल वेजाइकल का है या प्रोस्टेट का है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किसी भी ऑर्गन का है तो उसमें इन्फेक्शन के कारण विस्कोसिटी ज़्यादा हो सकती है। या फिर इन्फ्लामेशन या सूजन है जिसमें WBC ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में भी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम होता है तो वो भी इसको अफेक्ट कर सकता है। एक डिहाइड्रेशन के कारण भी विस्कोसिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सीमेन है उसका मेजर जो पार्ट है वो फ्लूइड पानी होता है। तो अगर डिहाइड्रेशन है, पानी कम ले रहा है तो ऑफकोर्स जो उसकी विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा जैसे कुछ डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन होती है, इनमें भी विस्कोसिटी ज़्यादा हो सकती है। अब इस विस्कोसिटी का फर्टिलिटी से क्या रिलेशन। अगर सीमन बहुत ज़्यादा विस्कस है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसमें स्पर्म मूव नहीं कर सकते। तो अगर स्पर्म मूव ही नहीं करेंगे, वो मोटाइल ही नहीं होंगे, तो वो एग तक नहीं पहुँचेंगे, तो उससे फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इसको विस्कोसिटी को टेस्ट करने के लिए 2 टेस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक तो स्ट्रिंग टेस्ट है, हम उससे ड्रॉपर से या पिपेट से उसको लिफ्ट करके देखते हैं। अगर थ्रेड की लेंथ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो हाइपर विस्कस है। एक और इजैकुलेशन के बाद में उसका लिक्विफेक्शन होने का टाइम अपन नोट करते हैं, अगर वो 60 मिनट से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो हाइपर विस्कस है। ट्रीटमेंट इसके कॉज के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमें लगता है कि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, हमें लगता है इन्फ्लामेशन है, WBC काउंट ज़्यादा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रॉपरली हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, कैफीन, अल्कोहल ये सब नहीं लेना चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट्स है आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा वगैरह कर सकते हैं। और अगर फिर भी लगता है कि हाइपर विस्कोसिटी के कारण शायद प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप IUI या IVF का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। और आपको डॉक्टर को कब दिखाना है, जब आपने सारी चीज़ें कर ली, इन्फेक्शन को आपने ट्रीट कर लिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर आपको लगता है इन्फ्लेमेशन है ले लिए, आपने लाइफस्टाइल चेंज कर ली, स्मोकिंग अल्कोहल बंद कर दिया, डाइट आप प्रॉपर ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, उसके बाद में भी आपको लगता है कि ये इशू है जिसके कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको ये सारे इश्यूज़ हैं और आपको लगता है कि इसके कारण हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप टाइमली जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू।